प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 8वीं क्लास की हिंदी मीडियम साइंस के 4th चैप्टर में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम सबने देखा था कि धातु और अधातुओं के कुछ गुणों की हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने पाया था कि धातु कठोर होती हैं, अधातु नर्म होती हैं, धातु तन्य और आघातवर्ध्य होती हैं, अधातु जो है बेटा वो आघातवर्ध्य और तन्य नहीं होती हैं, चमकीले होते हैं धातु, अधातुओं में गुण नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि धातु कठोर भी होते हैं, ठीक है ना, और अधातु नरम होते हैं। लेकिन यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, आज हम करने जा रहे हैं कि सोडियम और पोटेशियम जो धातु हैं वो नरम होते हैं, ठीक है ना, और इतने नरम होते हैं कि इन्हें चाकू से भी हम काट सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मरकरी नामक एक धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में है, ठीक है ना। मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। ये कुछ अपवाद हैं, क्योंकि सामान्य धातु क्या होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन दो धातु नरम है, सोडियम पोटेशियम, और एक धातु द्रव अवस्था में भी है, मरकरी, ठीक है बेटे। ये वही मरकरी है जो हम थर्मामीटर में भरते हैं, याद है ना, वो लाल रंग का एक लेवल सा होता है, ऊपर चढ़ता है जो, ठीक है ना, ये वही मरकरी है। उसके बाद धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण। ऑक्सीजन से अभिक्रिया। आप आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित हैं, याद करो। जंग जब लगता है लोहे को तो धातु, जो लोहा क्या है, धातु है, और जो लगता है वह एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो यानी कि आयरन लोहा जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और क्या बनाता है बेटा, ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया करके जंग का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो देखो दिखा रखा है इसने, आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस जल H2O क्या बनता है, Fe2O3 XH2O, ठीक है। जब बोर्ड पर कराऊंगी तो बताऊंगी रिएक्शंस को मैं। तो क्या बनेगा बेटे, जल के साथ और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनेगा जंग, ठीक है ना, आयरन ऑक्साइड, और साथ में जल भी होगा। तो यहाँ पर दिखा रखा है कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, क्या बनाएगा, MgO, ठीक है। ये चित्र दिखा रखा है कि जंग का निलंबन, जंग को लेकर के खुरच करके पानी में घोल करके और लिटमस से जांच करनी है उसकी कि यह अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है ना। तो हम पाएंगे कि जो जंग है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि जो जंग है, धातु ऑक्साइड हैं, वो क्या हैं, वो प्रकृति में क्षारीय होते हैं, ठीक है बेटे। उसके बाद आगे देखिए, क्या कॉपर में भी जंग लगता है, कॉपर जो है तांबा है उसको जंग नहीं लगता बेटा कॉपर को, लेकिन उसके ऊपर हरे रंग का पदार्थ जम जाता है, ठीक है ना, तो उसको जंग तो नहीं कहेंगे। उसको देखिए, कॉपर जो है वह जल और कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया करके साथ में ऑक्सीजन से विक्रिया करके क्या बनाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण बनाता है, और यह हरे रंग का होता है, ठीक है ना। तो यानी कि जो कॉपर है वह आसानी से, धातु जो है वो आसानी से वायुमंडल में संक्षारित होती हैं, ठीक है। अब मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। मैग्नीशियम रिबन का जो दहन है उसमें क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। उसको भी अगर आप पानी में घोल के और लिटमस से आप जांच करेंगे तो आप पाएंगे कि वह अक्षारीय प्रकृति का है, ठीक है। तो हम क्या यहाँ से निष्कर्ष निकालते हैं कि जो धातु, देखिए लिखा हुआ है सामान्यतः धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद आइए अब हम अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देखें, ठीक है। तो अधातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के लिए क्या करेगा ये, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता दूं कि कार्बन होता है ना, कार्बन कोयला, उसको जला दो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। एक उदाहरण ये भी दे रहा है कि देखिए, सल्फर है, सल्फर जो है वह जलकर आसानी से क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, सल्फर चूर्ण जलकर क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना देगा। देखो आगे इसमें लिटमस की जांच करेंगे, लिटमस पत्र की जांच करेंगे, दोनों जो पत्र हैं, लाल भी नीला भी, वो सल्फर जो डाइऑक्साइड गैस हमने बनाई थी उसके अंदर उसको डाल देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जो पता लगेगा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वह नीले लिटमस को लाल कर देता है। यानी कि हमने ये जाना कि सल्फर जो कि एक अधातु है, अधातु का ऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड, तो अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के थे, अक्षारीय, और अधातु ऑक्साइड किस प्रकृति के हैं, अम्लीय, ठीक है बेटा। आगे देखिए, तो ये इनके बीच में बड़ा डिफरेंस हो गया, ये रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर।
रासायनिक गुणों के आधार पर डिफरेंस हो गया कि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। समझ आ गए बेटे। उसके बाद आगे देखिए सारणी 4.4 अम्लों और क्षारों में धातु और अधातु। ठीक है, अम्लों और क्षारों में धातु और धातु यानी कि क्या क्या। देखिए क्षार का नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो धातु कौन सी है उसमें, कैल्शियम। तो आपने यहाँ पर लिखना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर धातुओं के नाम लिखने हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर आपने क्षारों के नाम लिखने हैं और उनमें कौन सी धातु का नाम आया है वहाँ पर आपने धातु लिखनी है। यहाँ पर लिखा है अम्ल का नाम। ठीक है ना, जितने भी अम्ल हैं उनका कोई ना कोई भाग अधातु जरूर मिलेगा, तो अम्ल के अंदर कौन सी अधातु होती है ऐसे लिखना है। ठीक है बेटा, हमने क्या जाना कि धातु क्षारीय प्रकृति की होती हैं, तो सीधी सी बात है क्षारों में क्या धातु मिलेंगी, और अधातु अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड, तो उनके अंदर अम्ल जो है अम्लों के अंदर अधातु जरूर मिलेंगी। तो आपने किस अम्ल के अंदर कौन सी अधातु है ऐसे लिखनी है। उसके बाद आगे देखिए सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। क्या नाम उसका, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोलते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है, और इसको जब हम जांच करते हैं तो यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। उसके बाद जल के साथ अभिक्रिया, तो जल के साथ किस प्रकार अभिक्रिया होती है, धातु की। देखो बेटा, धातु की अभिक्रिया जल के साथ होती है, लेकिन उनकी जो अभिक्रियाशीलता है वो अलग अलग है। कुछ धातु तो ऐसी हैं जो बहुत जल्दी अभिक्रिया करती हैं, और कुछ धातु ऐसी हैं जो बहुत धीरे से अभिक्रिया करती हैं, कुछ करती ही नहीं है। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर उदाहरण दे रहा है सोडियम का। सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील है, यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है, बहुत जल्दी अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा पैदा होती है, इसीलिए हमारे सोडियम धातु स्वयं भी जल जाती है। इसलिए इसको हम खुले में नहीं रखते, और इसलिए हम इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। ठीक है ना। तो समझ आ गया सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं, क्योंकि यह बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है। वायुमंडलीय जलवाष्पों और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके यह बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसलिए इसको नष्ट होने से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगा ये कि आपने पानी के अंदर छोटा सा सोडियम का टुकड़ा डालना है। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा टीचर में डालना है, ये आपको दिखाना है सिर्फ। इसमें बहुत ज़्यादा आँच निकलती है। तो बेटा देखो यहाँ पर देखो बीकर के अंदर कैसे आग पैदा हो रही है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया बहुत जल्दी होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, देखो आपने देखा होगा कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, किंतु कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते। उदाहरण के लिए लोहा है, वो बहुत धीमी अभिक्रिया करता है जल के साथ। ठीक है ना। समझ में आ गया बेटा। अब सोना चांदी है तो बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करते। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, अधातु जल से अभिक्रिया करते ही नहीं है, यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय हो जाते हैं।